तो ध्यान दीजिएगा किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी बाजीराव, ठीक है। और जो बालाजी बाजीराव थे, ठीक है, जो बालाजी बाजीराव थे, ठीक, ये भाई पेशवा है, तीसरे शक्तिशाली पेशवा। बालाजी बाजीराव क्या है, तीसरे शक्तिशाली पेशवा है, ठीक है, तीसरे शक्तिशाली पेशवा। और बालाजी बाजीराव की बात करें तो सबसे पहले अगर हम इनके टाइम पीरियड को लिखें, हाँ, बालाजी बाजीराव वही है जिनके समय में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, ठीक है ना। चल तो देखिए देख लिया जाए, और आज कोशिश रहेगी कि मराठा साम्राज्य का मतलब पूरा पढ़ लिया जाए, कंप्लीट कर लिया जाए। इनको इनको और क्या कहा जाता है, इनको साथियों नाना साहब भी कहा गया, इनको क्या कहा गया, नाना साहब भी कहा गया, ठीक है। इन्होंने अपने सहायक के तौर पर किसी नियुक्त किया, इन्होंने अपने सहायक के तौर पर किसी नियुक्त किया भैया, एक तरह से सपोर्टर। तो इनका एक तरह से सपोर्टर कौन था, ठीक है, इनके सहायक में, सहायता में, इनके सपोर्ट में कौन हुआ करता था भैया, सदाशिव राव भाऊ। कौन साथियों, सदाशिव राव भाऊ, ठीक है, सदाशिव राव भाऊ। तो बिल्कुल याद रखेंगे कौन साथियों, सदाशिव राव भाऊ, ठीक है ना, सदाशिव राव भाऊ, ठीक है। तो सदाशिव राव भाऊ जरूर याद रखेंगे। बालाजी बाजीराव जो है इन्हीं के समय में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, इसको जरूर याद रखेंगे, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था। इस युद्ध में क्या कुछ हुआ वो अभी आगे हम देख लेंगे, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन्हीं के समय में हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन्हीं के समय में हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है ना। आ जाइए, ठीक है। इसी प्रकार से और आगे बढ़े, ठीक है। तो जो बालाजी बाजीराव है साथियों, इनके समय में छत्रपति कौन थे, इनके समय में छत्रपति कौन थे, तो इनके समय में जो छत्रपति थे, इनके समय में जो छत्रपति हुए वो कौन थे, तो इनके समय में छत्रपति हुआ करते थे, याद होगा आपको, राजा राम द्वितीय। कौन भैया, राजा राम द्वितीय। तो राजा राम द्वितीय के समय में छत्रपति हुआ करते थे, ठीक है। इनका शासनकाल भी आपको बताया हुआ है, एक बार फिर से लिख लीजिए, 1740 से 1761, 1740 से 1761। इन्हीं के समय में संगोला की संधि हुई थी, ठीक है, इन्हीं के समय में संगोला की संधि हुई थी, संगोला की संधि, ठीक है, संगोला की संधि इन्हीं के समय में हुई थी। और ये जो संगोला की संधि है, ठीक है, संगोला की संधि मतलब संगोला एग्रीमेंट है, इसके बारे में आपको बता चुके हैं कि संगोला एग्रीमेंट से क्या हुआ था, संगोला एग्रीमेंट से ये हुआ था, संगोला एग्रीमेंट से ये हुआ था कि पेशवा वास्तविक शासक बन गए थे, जबकि छत्रपति नाम मात्र के शासक रह गए थे। संगोला की संधि के बारे में, ठीक है, आपको बता दिया है कि पहले बताया था कि संगोला की संधि बालाजी बाजीराव, ठीक है, जो कि पेशवा थे, और उस समय के छत्रपति राजाराम द्वितीय के बीच में हुई थी। और इस समझौते में यह तय हुआ कि अब से मराठा साम्राज्य की वास्तविक शक्तियां पेशवा के पास रहेंगी, जबकि जो छत्रपति होंगे वो नाम के राजा होंगे, ठीक है। ये यहाँ पर तय हुआ था, ठीक है, बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी बाजीराव, ठीक है। और बालाजी बाजीराव जाहिर सी बात है इनके पिता कौन थे भैया, तो ये इनके पिता कौन थे, तो इनके पिता की जरूरत नहीं है, ये वाला तो पहले भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। हाँ जी, बाकी इसके बारे में याद रखिएगा कि किसकी मध्यस्थता से हुई थी, तो ये भैया रघुजी भोसले की मध्यस्थता से, रघुजी भोसले, ठीक है, रघुजी भोसले की मध्यस्थता से हुई थी, रघुजी भोसले की मध्यस्थता से, ठीक है, रघुजी भोसले की मध्यस्थता से, ठीक है ना। हाँ जी, रघुजी भोसले की मध्यस्थता से हुई, ठीक है ना। मतलब इसमें मीडिएटर कौन था, एक तरह से मीडिएटर कौन था जिसकी वजह से ये समझौता हो पाया था, तो ये थे भैया रघुजी भोसले, ठीक है, रघुजी भोसले, ठीक है, रघुजी भोसले, ठीक है। ये बिल्कुल याद करने की जरूरत है आपको, रघुजी भोसले जो है, बालाजी बाजीराव जो है, इनके समय में कुछ चीजें और भी याद करना है, ठीक है। ठीक, इनके समय में एक चीज याद करना है कि भाई देखो पानीपत का युद्ध हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन एक जरूरी चीज ये है कि 1752 में, कब भैया, 1752 में, 1752 में, ठीक है, मुगल शासक अहमद शाह हुआ करता था उस समय, मुगल शासक अहमद शाह, मुगल शासक अहमद शाह, ठीक है, मुगल शासक अहमद शाह से एक संधि हुई, एक समझौता हुआ, एक संधि हुई, एक समझौता हुआ कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो संधि हुई थी, ठीक है, ये जो संधि हुई थी या जो समझौता हुआ था, इसमें आप कहेंगे कि भैया ये संधि क्या थी, तो भैया मतलब कह सकते हैं कि अग्रीमेंट इन 1952, 1952, 1752, ठीक है, कब भैया 1752। इस समझौते में क्या था भैया, इस समझौते में ये था कि मराठा, ठीक है, मराठों को क्या अधिकार मिल गया, मराठों को पूरे मुगल साम्राज्य में, पूरे देश में, ठीक है, मराठों को पूरे देश में चौथ वसूलने का अधिकार मिला। ये इंपॉर्टेंट है, मराठों को पूरे भारत में, पूरे भारत में चौथ वसूलने का अधिकार मिला, चौथ वसूलने का अधिकार मिला, ठीक है ना, चौथ वसूलने का अधिकार, ठीक है ना, चौथ वसूलने का अधिकार मिल गया इनको, मतलब कह सकते हैं, ठीक है, मराठा लोग। बालाजी बाजीराव की हम बात कर रहे हैं, बालाजी बाजीराव का जो टाइम पीरियड है वो शासन का 1740 से 1761 है। इनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, मतलब इन्हें क्या कहा गया, नाना साहब भी कहा गया है, ठीक है, नाना साहब भी नहीं कहा गया, मतलब कह सकते हैं कि आल्सो नोन एज नाना साहब, ठीक है ना। तो इन्हें नाना साहब भी कहा गया है, इन्हें नाना साहब भी कहा गया है, ठीक है। इनके सहायक जो थे वो थे सदाशिवराव भाऊ, जो कि इनके चचेरे भाई थे, ठीक है ना, जो कि इनके चचेरे भाई थे साथियों, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था, जो अभी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, विस्तार पूर्वक, ठीक है। छत्रपति इनके टाइम पर राजाराम द्वितीय थे, और इन्हीं राजाराम द्वितीय के साथ इनकी संगोला की संधि हुई थी, मतलब संगोला एग्रीमेंट, और इस संगोला एग्रीमेंट ने मराठा साम्राज्य की शक्तियां पेशवा के हाथ में दे दी, छत्रपति नाम के राजा रह गए, है ना। और इन्हीं के टाइम पर 1752 में मुगलों के साथ एक समझौता हुआ, और पूरे भारत में मराठों को, ठीक है, चौथ वसूलने का जो अधिकार है वो मिल गया, ठीक है भैया, चौथ वसूलने का जो अधिकार है साथियों वो मिल गया। अब हमें किसकी बात करनी है, सीधे सीधे हमें पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करनी है, ठीक है ना, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो आइए जरा पानीपत के तीसरे युद्ध की बात कर लेते हैं, पानीपत के तीसरे युद्ध की हम बात करेंगे, ठीक है, तो एकदम इत्मीनान से समझेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आपका समय बचे इसलिए हम इसका सहारा थोड़ा सा ले रहे हैं, ठीक है। चलिए तो पानीपत के तीसरे युद्ध पर चलते हैं, और इसको हम हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास रहेगा, और समझ में आएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। देखिए तो पानीपत का तीसरा युद्ध आपकी स्क्रीन पर है, पानीपत का तीसरा युद्ध आपकी स्क्रीन पर है। देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध, इसका कारण क्या था, इसका रीजन क्या था, पानीपत का तीसरा युद्ध, इसका कारण क्या था भैया, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 कारण था लाहौर से अफगान वायसराय तैमूर शाह का निष्कासन, ठीक है, मराठों ने निष्कासन कर दिया था। देखिए अब इसको थोड़ा सा मैप के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक्चुअली में है क्या कि यहाँ पर साथियों था लाहौर, यहाँ पर क्या था लाहौर, ठीक है, यहाँ पर लाहौर था, ठीक है। तो ये जो लाहौर है, ठीक है, आगे भैया, ठीक है भैया, बिल्कुल पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, ठीक है, बिल्कुल वाकई में पानीपत का तीसरा युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे ज्यादा याद रखे जाने वाले युद्ध में है। ये जो लाहौर है साथियों, अफगान मानते थे कि ये लाहौर उनका है, अफगानों का मानना था कि ये लाहौर उनका है, ठीक है ना। ये अफगानों का ये मानना था कि लाहौर उनका है, इसीलिए अफगानों ने यहाँ पर अपना एक वायसराय नियुक्त किया था, इसी वजह से यहाँ पर अफगानों ने अपना एक वायसराय अपॉइंट किया था, जिसका नाम था तैमूर शाह। क्या नाम था इसका, तैमूर शाह नाम था। और तैमूर शाह कौन था, तो तैमूर शाह साथियों किसका बेटा था पता है, ये किसका बेटा था, किसका सन था, अहमद शाह अब्दाली का। किसका बेटा था भाई, अहमद शाह अब्दाली का ये बेटा था, किसका बेटा था, अहमद शाह अब्दाली का बेटा था, ध्यान समझिए, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का बेटा, ठीक है ना, आगे भैया, ठीक। तो अहमद शाह अब्दाली का बेटा तैमूर शाह, ठीक है, जो कि क्या था, जो कि साथियों अफगान वायसराय था। कहां का अफगान वायसराय था, लाहौर का, ठीक है ना। और अहमद शाह अब्दाली कौन है, तो अहमद शाह अब्दाली अफगान किंग है, अफगान किंग है, रूलर है, जो भी कह लीजिए, ठीक है ना। तो अफगान शासक कौन है, अहमद शाह अब्दाली है, और
अफगानी लोग लाहौर को अपना मानते हैं और इन्होंने अहमद शाह अब्दाली ने अपने बेटे तैमूर शाह को लाहौर का वायसराय बना दिया। ठीक है, मराठों ने क्या किया, मराठों जो मराठा राज्य है, मराठों ने क्या किया, लाहौर पर अपना दावत होगा। ठीक है, मराठों ने क्या किया, लाहौर पर अपना दावत होगा और इस तैमूर शाह को क्या किया, मराठों ने भारत से निष्कासित कर दिया। ठीक है, मराठों ने क्या किया, मराठों ने इसे भारत से निकाल दिया। ठीक है, भारत से निकाल दिया या भगा दिया। ठीक है ना, निकाल दिया। ठीक है, हाँ जी, निकाल दिया। ठीक है, मतलब आप सीधे शब्द में कह सकते हैं, ठीक है, मतलब कह सकते हैं सीधा 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 आप इसको ये लिख सकते हैं कि मराठा थ्रू आउट हिम। ठीक है, मराठा आउटसाइड ऑफ इंडिया। ठीक है, आउटसाइड ऑफ इंडिया मतलब एक तरह से भारत से भगा दिया। ठीक है ना, भारत से भगा दिया। ठीक है, अच्छा, तो जब मराठों ने लाहौर से अफगान वायसराय तैमूर शाह को यहाँ से भगा दिया तो जाहिर सी बात है तैमूर शाह अहमद शाह अब्दाली का बेटा है, तो अहमद शाह अब्दाली तो गुस्सा हो गए। ठीक है, मतलब उसको तो ये रहेगा कि हाँ भैया हमें अपने बेटे के अपमान का बदला लेना है, अपने अपमान का बदला लेना है और इसी वजह से ये युद्ध हुआ। ठीक है, इसी वजह से साथियों ये युद्ध आप जो देख रहे हैं ये युद्ध इसी वजह से हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इसी कारण, तो ये कारण था। ठीक है, दिस इज द रीजन। ठीक है, दिस इट वाज द रीजन बिहाइंड। ठीक है, पानीपत के तीसरे युद्ध के पीछे ये कारण था। अब ये पानीपत का तीसरा युद्ध क्यों हुआ ये तो आप समझ गए। ठीक है ना, हाँ जी, इस युद्ध को पानीपत का युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि हरियाणा में हुआ था। कहां पर हुआ था, हरियाणा में हुआ था। ठीक बात है, कहां पर हुआ था ये युद्ध, हरियाणा में हुआ था। ठीक है, आगे अब एक तरफ कौन है भैया, तो एक तरफ अफगान है, अफगान लीडर कौन है, अहमद शाह अब्दाली। दूसरी तरफ कौन है, मराठा है, मराठा लीडर कौन है, सदाशिवराव भाऊ। हालांकि यहाँ पर मराठा सेना को लीड करने वाले सदाशिवराव भाऊ हैं, जबकि पेशवा कौन है इस समय, बालाजी बाजीराव पेशवा है, बालाजी बाजीराव पेशवा है। ठीक है ना, तो इसमें आप देखिएगा अगली चीज कि अफगानों का साथ किसने दिया, अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने। ठीक है, अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने इसमें साथ दिया, जबकि मराठों का साथ किसने दिया, इब्राहिम शाह गांधी ने, और यह मुस्लिम सेनानी था जो इस युद्ध में मारा गया। ठीक है ना, हाँ जी, और इधर आप देखेंगे कि अफगानों के पास ऊंटों पर रखने वाली जो घूमने वाली तोपें थी, इन्होंने मराठा सेना को तितर-बितर कर दिया और इस वजह से भी यह युद्ध मराठे हार गए। ठीक है ना, हाँ जी भैया, चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा कि भाई आराम से आपको जो चीजें समझनी है यहाँ पर। ठीक है, आराम से जो चीजें आपको यहाँ पर समझनी है वो ये कि भैया हम बात कर रहे हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात कर रहे हैं। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपको सीधा से याद रखना है कि कब हुआ है, 1761 में हुआ है। कब हुआ है भैया, 1761 में हुआ है। ठीक है, कहां पर हुआ है, तो ये हरियाणा में हुआ है। ठीक है, तो पानीपत हरियाणा में हुआ था। एक्जैक्टली ये हुआ कहां पर, पानीपत हरियाणा। ठीक है, इस लोकेशन पर हुआ है और इसी वजह से इसे कहा जाता है क्या, इसी वजह से इसे पानीपत का युद्ध कहा जाता है। ठीक है ना, इसी वजह से इसे पानीपत का युद्ध कहा जाता है। तो अगर हम रीजन की बात करें तो हमने रीजन भी आपको बताया कि रीजन क्या था भैया, तो रीजन था क्या, रीजन था कि भैया जो तैमूर शाह को निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है ना, हाँ, रीजन आपको यहाँ पर बता दिया है, रीजन यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कि मराठों ने अफगान वायसराय तैमूर शाह को लाहौर से निकाल दिया, तो इस कारण से ये हुआ था। अब इसमें आप एक तरफ देखेंगे, इसमें एक तरफ कौन है, एक तरफ भाई अफगान है और दूसरी तरफ कौन है, तो दूसरी तरफ साथियों मराठे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ मराठे, तो एक तरफ कौन है भैया, एक तरफ अफगान है। ठीक है, और दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ मराठा है। ठीक है, दूसरी तरफ कौन है, मराठा है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर अगली बात क्या है, यहाँ पर अगली बात ये है कि यहाँ पर जो अफगान किंग है, अफगान रूलर जो है, अफगान रूलर जो है और अफगान लीडर जो है वो एक ही है। अफगान रूलर और लीडर दोनों एक ही है, अफगान रूलर और लीडर जो है दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। ठीक है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भैया देखिए पेशवा जो है इस समय वो अलग है, पेशवा जो है वो अलग है, लेकिन इसमें लीड करने वाला जो कमांडर है वो अलग है। ठीक है ना, दोनों के नाम अलग अलग है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों के नाम एक ही है, तो ये कौन है, यह है अहमद शाह अब्दाली। कौन है भैया, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली है साथियों, अहमद शाह अब्दाली है। ठीक है, और यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर पेशवा है बालाजी बाजीराव। कौन है पेशवा, बालाजी बाजीराव। ठीक है ना, बालाजी बाजीराव है। ठीक है ना, जबकि लीड कौन कर रहा है, सदाशिवराव भाऊ, सदाशिवराव भाऊ, सदाशिव। ठीक है, राव भाऊ। ठीक है, सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, सदाशिवराव। ठीक है, अच्छा भैया, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें सपोर्ट किसने किया। ठीक है, इसमें सपोर्ट किसने किया, इनका इसमें इनका सपोर्ट किसने किया, तो इनका इसमें इनके जो सपोर्टर है। ठीक है, इसमें इनके जो सपोर्टर है वो कौन है भैया, अवध के नवाब सुजाउद्दौला। ठीक है ना, सुजाउद्दौला। ठीक है, सुजाउद्दौला जो है, सुजाउद्दौला कौन है, सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ अवध। ठीक है, तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने इसमें अफगानों का साथ दिया। ठीक है ना, बिल्कुल। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। और इधर आप देखेंगे तो भैया जो मराठा आर्टिलरीज है, लीडर ऑफ मराठा आर्टिलरीज। ठीक है, मराठा तोपों का नेता कौन था। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लीडर ऑफ मराठा आर्टिलरीज। ठीक है, मराठा आर्टिलरीज। ठीक है, तो मराठा आर्टिलरीज का जो लीडर है, मराठा आर्टिलरीज का जो लीडर है वो कौन है भैया, इब्राहिम शाह गांधी, इब्राहिम शाह गांधी। ठीक है ना, इब्राहिम शाह गांधी। ठीक है, अब देखिएगा मामला। ठीक है, ठीक है, इसमें मामला ये है। ठीक है, कि आप देखेंगे कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ इसमें मराठे हारे। मराठों के हार के पीछे जो कारण बताए जाते हैं वो ये कारण बताए जाते हैं कि एक तो मराठों की जो निपुणता थी, मराठों की जो निपुणता थी वो क्या थी, छापा मार या गुरिल्ला युद्ध नीति उनकी सबसे बड़ी पावर थी। ठीक है, और यहाँ पर मराठे जो है मैदान में लड़े, सीधा पानीपत के मैदान में, तो बहुत खुला मैदान था। चलिए ये भी बहुत बड़ा कारण नहीं मान सकते, क्योंकि चलिए भले मराठों की जो सबसे बड़ी शक्ति थी वो गुरिल्ला या छापा मार युद्ध नीति थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो मैदानी क्षेत्रों में भारी पड़ते। लेकिन अहमद शाह अब्दाली को स्थानीय राजाओं का साथ ज्यादा मिला, और अहमद शाह अब्दाली को जो लोकल रूलर थे जैसे सुजाउद्दौला है और आसपास के जो भी शासक थे उनका सपोर्ट ज्यादा मिला, जबकि मराठों को सपोर्ट नहीं मिला। और मराठों के पास रसद की भी कमी हो गई, मतलब खाने पीने की भी मराठों के पास कमी हो गई, क्योंकि लोकल सपोर्ट नहीं मिला तो कमी तो होनी है। ठीक है, तो इन कारणों की वजह से मराठों की इसमें हार हुई। ठीक है, और कहते हैं कि इतिहासकार काशीराज पंडित ने इसे अपनी आंखों से देखा और अपनी किताब में लिखा दिया। ठीक है ना, हाँ जी, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और इस युद्ध में सदाशिवराव भाऊ तो मारे ही गए, साथ में उस समय के पेशवा जो थे बालाजी बाजीराव, उनके पुत्र विश्वासराव भी मारे गए। ठीक है, और इस तरह से इस युद्ध में मराठों का इतना बड़ा नुकसान हुआ कि इतिहासकार इस युद्ध का विवरण देते हुए कहते हैं कि इस युद्ध ने ये डिसाइड नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि ये डिसाइड किया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, अर्थात मराठे। बस समझ लेना, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इस युद्ध ने ये निर्णय नहीं किया कि भारत का अगला शासक कौन होगा या भारत पर शासन कौन करेगा, बल्कि ये डिसाइड किया कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा। मतलब इस युद्ध ने ये डिसाइड कर दिया कि मराठे भारत का, ठीक है, भारत के भाग्य विधाता नहीं बन पाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्षति हुई, बहुत बड़ा हानि हुई और लोकल राजाओं की दगाबाजी की वजह से। ठीक है, यहाँ पर मराठों की हार हुई। मराठों को इस वाले भौगोलिक क्षेत्र का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी ये वाली, इसका उतना अंदाजा भी नहीं था। ठीक है ना, इसका उतना अंदाजा भी नहीं था। ठीक है भैया, अच्छा, तो इस वजह से इनकी हार हुई और बहुत बड़ी क्षति थी। ठीक है, अच्छा, और ये क्षति इतनी बड़ी थी कि इस क्षति को, इस नुकसान को जो पेशवा बालाजी बाजीराव है ये बर्दाश्त भी नहीं कर पाए, क्योंकि इतने ज्यादा मराठों की जान गई, ऊपर से इनके बेटे विश्वासराव भी इस युद्ध में शहीद हुए। तो इन वजहों से बालाजी बाजीराव इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी भी डेथ हो गई। तो अपने आप में मराठों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ठीक है, अपने आप में मराठों का बहुत बड़ा साथ यहाँ पर नुकसान हुआ। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ फिर, इसके
इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद हम माधवराव पर आ जाए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम माधवराव पर आ जाते हैं। माधवराव के बारे में जरा देख लीजिए कि क्या क्या चीजें हैं भाई। तो पहली बात ये है कि बालाजी बाजीराव की जब डेथ हुई 1761 तक के बालाजी बाजीराव की डेथ के बाद परिस्थितियां बहुत बिगड़ गई थी, मतलब मराठों का एक तरह से डिक्लाइन शुरू हो गया था, ठीक है ना। हाँ ठीक है भाई, डिक्लाइन शुरू हो गया था। हाँ ये भी है कि इस युद्ध को जीत जाते हैं, ठीक है, तो भैया निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत थी, अपने आप में जीत होती। तो माधवराव प्रथम पेशवा बने, माधवराव प्रथम पेशवा बने 1763 में निजाम तथा 1771 में, मतलब ऐसा लग रहा था कि मराठा राज्य डिक्लाइन हो जाएगा, अब मराठों को कौन संभालेगा, लेकिन माधवराव प्रथम के समय में चीजें फिर से सब कुछ सही हो गई, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं कि हार कर भी जीत जाना, और कितना भी लड़खड़ाते रहना, कितना भी मुश्किल में रहना, लेकिन फिर से अपने आप को वापस से खड़ा करना, ठीक है ना। तो ये भैया माधवराव प्रथम के समय में हुआ। 1763 में निजाम, निजाम मतलब हैदराबाद, निजाम मतलब हैदराबाद, और फिर इसी के तुरंत बाद 1771 में हैदर अली, हैदर अली मतलब मैसूर के साथ समझौता, ठीक है ना। हाँ जी, मैं भाई हराया, समझौता क्या हराया, सीधा सीधा। तो माधवराव प्रथम के समय में मराठों ने 1763 में हैदराबाद के निजाम को और 1771 में मैसूर के हैदर अली को परास्त किया, है ना। और 1763 में जब निजाम को हराया था तो इसके साथ राक्षस भुवन की संधि हुई, है ना। कौन सी संधि हुई, है ना। हिज रिलेशन विद निजाम इंप्रूव्ड फॉर अ फ्यू इयर्स आफ्टर द ट्रीटी ऑफ राक्षस भुवन इन 1763। तो ये समझौता भी आपको याद करना है, याद करके एग्जैक्टली एज इट इज लिखना है, ठीक है ना। हाँ जी भैया। तो 1763 में निजाम के साथ राक्षस भुवन की संधि से इनके संबंध कुछ वर्ष तक बेहतर, ठीक है। मतलब अगर हम राक्षस भुवन की संधि की बात करें तो ये निजाम और मराठों के बीच में, ठीक है। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद से दिल्ली आ गया तथा मराठों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। ये क्या मामला था। इस मामले में आप ऐसे समझिए कि बक्सर का युद्ध है, बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर का युद्ध आगे पढ़ने को मिलेगा, बक्सर के युद्ध में हार गया था शाह आलम द्वितीय, तो अंग्रेजों से एक समझौता हुआ था इलाहाबाद की संधि, और उसके बाद शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक है उसे इलाहाबाद में रहना पड़ रहा था अंग्रेजों के दबाव में। ये भी मराठों का संरक्षण स्वीकार करके दिल्ली आ जाता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर माधवराव के बारे में थोड़ा अपनी अंदाज से देख लेते हैं, ठीक है। किसके बारे में, माधवराव प्रथम के बारे में, ठीक है। माधवराव प्रथम, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा। माधवराव, माधवराव फर्स्ट, माधवराव फर्स्ट का सबसे पहले तो भैया टाइम पीरियड मेंशन कर ले भाई, 1761 से 1772 तक। इनके रीजेंट कौन बने, रीजेंट या संरक्षक, रीजेंट इंग्लिश वर्ड है, तो रीजेंट या संरक्षक कौन बने, ठीक है। यहाँ से एक चीज और है कि इनके जो रीजेंट या संरक्षक बने हैं रघुनाथ राव, ये वही व्यक्ति है जिसने मराठा राज्य को खा गया, समझिए, ठीक है ना। हाँ जी, मतलब जितना इतिहास में हमने पढ़ा है, कहते हैं कि रघुनाथ राव वह व्यक्ति है जो मराठा राज्य को समझिए खा गया, क्योंकि इसने इतना अंतर कलह कराया, इतना भाई आंग्ल मराठा युद्ध इसकी वजह से हुआ, ठीक है ना। आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं की वजह से हुआ था भैया, ठीक है। तो देख लिया जाए रघुनाथ राव, ठीक है। माधवराव, ठीक है, माधवराव के समय में, ठीक है, मराठा डिफीटेड, मराठा मराठा डिफीटेड टू, किसको डिफीट किया, डिफीटेड, और मराठा डिफीटेड मतलब मराठों ने हराया, किसे किसे हराया ये देख लेते हैं। मराठों ने हराया, किसे किसे हराया, तो या 1763 में हैदराबाद के निजाम को, और 1771 में मैसूर के हैदर अली, ठीक है ना। हैदर अली, हैदर अली, ठीक है, हैदर अली, ठीक है। कहाँ का शासक था ये, मैसूर का, ठीक है, मैसूर का, ठीक है। कहाँ का शासक था, मैसूर का। और यहाँ किसको हराया 1763 में, निजाम ऑफ हैदराबाद, निजाम, ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद। और हैदराबाद के निजाम के साथ एक समझौता भी हुआ, उस समझौते को क्या कहते हैं, राक्षस भुवन की संधि, राक्षस भुवन की संधि, राक्षस भुवन की संधि मतलब राक्षस भुवन अग्रीमेंट, राक्षस भुवन अग्रीमेंट, राक्षस भुवन अग्रीमेंट, ठीक है। राक्षस भुवन अग्रीमेंट कब हुआ, 1763 में। किसके किसके साथ, तो ये किसके साथ हुआ था, तो सीधी बात है के साथ, ठीक है, हाँ, के साथ, ठीक है। मतलब राक्षस भुवन की संधि माधवराव प्रथम के समय में निजाम जो हैदराबाद का था उसके साथ, ठीक है ना, ठीक। अच्छा अच्छा, माधवराव फर्स्ट के समय में और क्या कुछ चीजें हैं, हाँ। और एक चीज हुई जो इंपॉर्टेंट, वो ये मुगल शासक, ठीक है, इलाहाबाद से मुगल शासक इलाहाबाद से दिल्ली आ गया, दिल्ली आ गया और मराठों का संरक्षण स्वीकार कर लिया, मराठों का संरक्षण स्वीकार कर लिया, मराठों का संरक्षण स्वीकार कर लिया, ठीक है। मतलब कह सकते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी अपने आप में, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सुनील बाबू 17 ना 16 ना 19 17, ठीक है ना, बताया हुआ है, तो फिर काय कंफ्यूज हो रहा है। चलिए, माधवराव फर्स्ट 1761 से 1772 तक शासन है। ये छोटे थे, इसी वजह से इनका रीजेंट या संरक्षक रघुनाथ राव को बनाया गया था, ठीक है ना। और इनके समय मराठों ने 1763 में हैदराबाद के निजाम को और 1771 में मैसूर के हैदर अली को हराया। निजाम के साथ राक्षस भुवन की संधि भी हुई, और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि मुगल शासक ने मराठों का संरक्षण स्वीकार कर लिया, जो इसके पहले अंग्रेजी संरक्षण में रह रहा था, ठीक है ना। तो मुगल शासक जो शाह आलम द्वितीय था उसे अंग्रेजी संरक्षण में इलाहाबाद में रहना पड़ता था, वो यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, वो यहाँ पर आ गया, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल। अब माधवराव फर्स्ट क्या हुआ, माधवराव फर्स्ट की जब डेथ हुई, माधवराव फर्स्ट की डेथ कैसे हुई बताएं, क्षय रोग से मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। हाँ जी, तो क्षय रोग से इनकी भैया मृत्यु हुई, आप देखेंगे, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग मतलब ट्यूबरकुलोसिस से डेथ, ठीक है। इनकी डेथ कैसे हुई थी, ट्यूबरकुलोसिस से, क्षय रोग से डेथ, ठीक है। इनकी डेथ कैसे हुई थी, क्षय रोग से डेथ हुई थी इनकी। और इनकी डेथ के साथ ही मराठों का, ठीक है, समझिए, पतन शुरू हो गया। इनकी मृत्यु के साथ ही मराठों का पतन शुरू हो गया, ठीक है ना। हाँ, क्षय रोग को क्या कहते हैं, क्षय रोग मतलब टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो जब इनकी डेथ हुई, ठीक है भैया, चलिए, जब इनकी डेथ हुई, जब इनकी मृत्यु हुई, ठीक है, जब माधवराव प्रथम की मृत्यु हुई, ठीक है, जब माधवराव प्रथम की मृत्यु हुई, तो जो रीजेंट था अभी तक कौन, रघुनाथ राव, इसने इसको लालच आ गया कि मैं पेशवा बनूंगा, ठीक है। तो माधवराव फर्स्ट की जब क्षय रोग से टीबी से डेथ हो गई, तो रघुनाथ राव जो अभी तक रीजेंट था, इसको इसके मन में लालच आया कि मैं पेशवा बनूंगा, और इसी वजह से रघुनाथ राव जो कि पेशवा बनना चाहता था, है ना, इसको किसी ने पेशवा बनाया नहीं, और जब इसको किसी ने पेशवा नहीं बनाया तो इसने अगले पेशवा बने नारायण राव की हत्या कर दी, समझ रघुनाथ राव, ठीक है, समझिए, रघुनाथ राव जो माधवराव फर्स्ट का रीजेंट था, संरक्षक था, इनके मरने के बाद रघुनाथ राव ने सोचा कि अब मैं पेशवा बनूंगा, लेकिन इनको किसी ने पेशवा नहीं बनाया, तो अगले पेशवा जो बने माधवराव फर्स्ट के भाई नारायण राव, इसकी हत्या, इनकी हत्या किसने कर दी, रघुनाथ राव ने हत्या कर दी पेशवा बनने के लिए। तो फिर अगले पेशवा फिर भी रघुनाथ राव नहीं बन पाए, अगले पेशवा कौन बने, नारायण राव के बाद माधव नारायण राव बने, कौन बने, माधव नारायण राव पेशवा बने। और माधव नारायण राव जो पेशवा बने, ये भी छोटे बालक ही थे एक तरह से, इसी वजह से शासन कार्यों के लिए नाना फडणवीस, नाम समझ रखिएगा, नाना फडणवीस के नेतृत्व में काउंसिल ऑफ रीजेंसी बनाई गई, जिसे 12 भाई सभा भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, 12 भाई सभा भी कहा जाता है, ठीक है ना। काउंसिल ऑफ रीजेंसी बनाई गई, और यही नाना फडणवीस जो है क्या कहलाए, नाना फडणवीस मराठों के मैकियावेली कहलाए, क्या कहलाए भैया,
मराठों का मैकियावेली कहलाए और इनकी मृत्यु के साथ ही, ठीक है, नाना फडणवीस की इनकी मृत्यु के साथ ही मराठों का आधुनिकीकरण समाप्त हो गया और पहला आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया। पहला आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं के समय में हुआ। खैर इसको यहाँ पर मैं रखकर हम अलग से देख लेंगे, ठीक है भैया। तो क्या क्या याद करना है यहाँ पर माधव नारायण राव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना है, बस इतना जानिए कि माधव नारायण राव के समय में नाना फडणवीस के नेतृत्व में 12 लोगों की काउंसिल ऑफ रीजेंसी बनाई गई और अब काउंसिल ऑफ रीजेंसी शासन चलाने लगी, ठीक है ना। और ये नाना फडणवीस जो है इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा गया क्योंकि एक अच्छे राजनीतिक थे, अच्छे जानकार थे और इनकी मृत्यु के साथ ही मराठों का जो आधुनिकीकरण है वो समाप्त हो गया, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ रीजेंसी वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ नाना फडणवीस फॉर गवर्नेंस, ठीक है ना। हां, मैकियावेली ऑफ मराठास, ठीक है। नाना फडणवीस क्या कहलाए, मैकियावेली ऑफ मराठास, और इन्हीं नाना फडणवीस की मृत्यु के साथ ही व्हिच इज द मॉडर्नाइजेशन ऑफ मराठास एंडेड, ठीक है। बाकी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, यहीं पर हुआ, इन्हीं के समय में हुआ, ठीक है। मतलब यहां से हम आंग्ल मराठा युद्ध की ओर चलेंगे और अंतिम पेशवा कौन है, अंतिम पेशवा है बाजीराव द्वितीय, ठीक है। तो जो माधव नारायण राव है इनके समय में पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और जो इसके बाद और अंतिम पेशवा है बाजीराव द्वितीय, इनके समय में सेकंड और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, ठीक है। तो भैया देख लीजिए आंग्ल मराठा वॉर आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है ना। आइए ठीक, अब इसमें क्या है, आंग्ल मराठा युद्ध देखिए 1775 से 82। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ था, पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ, ठीक है। दूसरा वाला 1803 से 1805 हुआ, कहीं पर 1806 लिखा रहता है, और तीसरा वाला 1817 से 18 हुआ है, ठीक है। इसमें भी कहीं पर आप देखेंगे तो भैया वो 1800 क्या करता है 19 लिख देता है, ठीक है भैया। तो उस चीज का भी थोड़ा ध्यान देना है, कभी-कभी इधर-उधर हो जाता है, ठीक है। देखिए अब इसमें है क्या मामला, ठीक है। इसमें मामला क्या है आप समझिए, पहले तो ईयर को समझिए भाई, 3 युद्ध है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। आंग्ल मराठा युद्ध का मतलब एंग्लो मराठा वॉर, मतलब अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध, अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध, ठीक है। तो अंग्रेजों और मराठों के बीच में 3 बड़े युद्ध हुए, ठीक है। और इन तीनों युद्धों में पहला 1775 से 82, दूसरा तीसरा दे दिया यहाँ पर। अब यहाँ देखिए गवर्नर जनरल लिखा है, गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो गवर्नर जनरल हुआ वॉरेन हेस्टिंग। कौन गवर्नर जनरल हुआ, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल हुआ, ठीक है। हाँ, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल हुआ, ठीक है। और इसी प्रकार से दूसरे वाले में कौन गवर्नर जनरल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग है, ठीक है, और यहाँ पर गवर्नर जनरल वेलेजली है, और यहाँ पर गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग है, ठीक है। देखिए पहली बात, ये वॉरेन हेस्टिंग है और ये केवल हेस्टिंग है। इसे वॉरेन हेस्टिंग याद करिए, इसे हेस्टिंग याद करिए, ठीक है। या तो इसको वॉरेन हेस्टिंग और इसको लॉर्ड हेस्टिंग याद करिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, या दूसरे के समय कौन था, या तीसरे के समय कौन था, ठीक है ना। अब कारण क्या है, कारण है सूरत की संधि, ठीक है। कारण क्या है, कारण है सूरत की संधि, ठीक है। क्या कारण है, सूरत की संधि, ठीक है। और पुरंदर की संधि भी इसी समय हुई है। तो देखिए एक बात समझिए, ठीक है। यहाँ पर ये लिस्ट बनी तो है, लेकिन लिस्ट से उतना मजा नहीं आएगा, मैं आपको इसको लिख कर बता देता हूँ, ठीक है, तब ज्यादा बेहतर समझ आएगा, ठीक है। देखिएगा एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। सब लिखने का तरीका ये और कर दिया हमारे टाइपिस्ट महोदय ने, ठीक है। एंग्लो मराठा वॉर, कितने एंग्लो मराठा वॉर है, तो मिलाकर 3 एंग्लो मराठा वॉर है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रथम एंग्लो मराठा वॉर देख लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। तो फर्स्ट का भैया टाइम पीरियड क्या है, फर्स्ट का टाइम पीरियड है 1775 से शुरू करके 1782, ठीक है। इस समय गवर्नर जनरल कौन है और इस समय पेशवा कौन है, ये जानना जरूरी, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा, ठीक है, भाई दूसरा कब हुआ, इसी प्रकार से तीसरा, ठीक है, भाई तीसरा कब हुआ, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका हुआ है 1802 से 1802 क्या 1803, 1803 से, ठीक है, 1803 से 1805। यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन है और यहाँ पर पेशवा कौन है, ठीक है, पेशवा कौन था, ये जरूरी है। इसी प्रकार से तीसरा वाला 1817 से 18, कहीं पर 19 दिया रहता है। इस समय गवर्नर जनरल कौन था और इस समय पेशवा कौन था, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर लिख लिया जाए। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल है कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स, कौन है भैया, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स है, ठीक है। अच्छा पेशवा कौन है, तो माधव नारायण राव, कौन है, माधव नारायण राव, ठीक है। यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन है, वेलेजली, कौन है भैया, यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन है, वेलेजली। ये नाम है तो हिंदी इंग्लिश सब में यही रहेगा, तो ऐसा कोई परेशान मत होइएगा कि क्या कैसे करें, ठीक है। वेलेजली, ठीक है। पेशवा कौन है यहाँ पर, बाजीराव सेकंड, ठीक है, बाजीराव सेकंड। सेम चीज यहाँ पर भी है, ठीक है। 1818 गवर्नर जनरल कौन है यहाँ पर, लॉर्ड हेस्टिंग्स या केवल हेस्टिंग्स याद करेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स या तो, ठीक है। और पेशवा कौन है, वही बाजीराव सेकंड, ठीक है, बाजीराव सेकंड, ठीक है, बाजीराव सेकंड, ठीक है ना। बाजी पुरंदर की संधि दो है ना, पुरंदर की संधि जो औरंगजेब के टाइम पर हुई थी वो पहली है और जो यहाँ पर हुई थी वो दूसरी है, ध्यान दीजिए, है ना। अब कारण की बात करें, क्या कारण था, ठीक है, कारण मतलब रीजन, ठीक है। तो कारण मतलब रीजन यहाँ पर क्या था, तो रीजन देख लेते हैं, ठीक है। रीजन यहाँ पर देख लेते हैं, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी कोई ना कोई कारण ही होगा, ठीक है, कारण या रीजन, ठीक है, कारण या रीजन, और फिर यहाँ पर भी कोई ना कोई कारण है, ठीक है। तो देख लेते हैं अब है क्या कि कारण की बात करें, पहले आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। तो पेशवा उत्तराधिकार विवाद, ठीक है ना, पेशवा पद को लेकर जो विवाद हुआ, ठीक है ना, हाँ जी भैया, पेशवा को लेकर विवाद, मतलब एक्चुअली पेशवा पद को लेकर विवाद हो गया। पहला वाला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये पेशवा पद को लेकर विवाद हुआ, ठीक है ना, पेशवा उत्तराधिकार विवाद, मतलब कारण में क्या है, पेशवा उत्तराधिकार विवाद, उत्तराधिकार विवाद, ठीक है, पेशवा उत्तराधिकार विवाद, ठीक है। पेशवा पद को लेकर जो विवाद हुआ वो यहाँ पर चीजें देखने को मिली है, पेशवा पद को लेकर जो विवाद हुआ वो चीज यहाँ पर है, ठीक है। ठीक है, पेशवा उत्तराधिकार विवाद। और दूसरा इसमें देखिए पेशवा उत्तराधिकार विवाद को आप कैसे समझेगा, अरे पढ़ लो खिचड़ी की जय हो, तो मालूम है खिचड़ी क्यों बनाई जाती है, खिचड़ी की जय हो क्या होता है, समझ में भी आए, पढ़ाई कर लो पहले। सरस्वती माता की पढ़ाई करना भी अपने आप में मां सरस्वती का पूजा करने के समान है। इसको छोड़ के खिचड़ी की जय हो करने में लगे हो, कम से कम 50 कमेंट तो तुम्हारी खिचड़ी की जय हो गया। एक कारण में क्या है, पेशवा उत्तराधिकार विवाद। पेशवा उत्तराधिकार विवाद को हमने यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था और आप समझ भी रहे हैं कि हमने कहा कि ये जो यहाँ पर रघुनाथ राव है, ये जो रघुनाथ राव है जो कि माधवराव प्रथम के समय में क्या थे, रीजन थे, माधवराव फर्स्ट के समय में क्या थे, रीजन थे। जब माधवराव फर्स्ट की डेथ हुई तो रघुनाथ राव को इच्छा हुई पेशवा बनने की और इसलिए रघुनाथ राव ने षड्यंत्र करना शुरू किया, लेकिन किसी ने रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनाया। तो अगले पेशवा जो बने नारायण राव, रघुनाथ राव ने उसकी हत्या कर दी और उसके बाद भी रघुनाथ राव पेशवा नहीं बन पाए। तो अगले पेशवा जब माधव नारायण राव बने तो माधव नारायण राव के टाइम में क्या किया रघुनाथ राव ने, अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, ठीक है। माधव नारायण राव के समय में रघुनाथ राव ने क्या किया, अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, अंग्रेजों से एक समझौता कर लिया क्या कि मुझे पेशवा बनाओ, आप जो कहोगे वो मिलेगा,
ठीक है। तो यहाँ पर एक समझौता हुआ जिसे हम कहते हैं सूरत की संधि। क्या कहते हैं भैया? सूरत की संधि। और ये सूरत की संधि मतलब सूरत एग्रीमेंट लिख लेंगे इंग्लिश वाले भी। सूरत की संधि मतलब सूरत एग्रीमेंट, सूरत एग्रीमेंट, ठीक है ना? अजय भैया सूरत एग्रीमेंट। तो सूरत की संधि या सूरत एग्रीमेंट जो है ये हुआ 1775 में, ठीक है। कब हुआ? 1775 में। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये सूरत एग्रीमेंट साथियों हुआ था किसके किसके बीच? रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में। रघुनाथ राव और किसके बीच में भैया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और इसे सूरत की संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह संधि सूरत में हुई थी। अरे बताया तो वारेन हेस्टिंग अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग अलग है, इसलिए तो अलग नाम लिखा है। और दूसरी बार बताया कि भैया इसमें इंसान कंफ्यूज होता है, इसको वारेन याद करना, इसको लॉर्ड याद करना। ध्यान से समझिए, ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है। तो पेशवा उत्तराधिकार विवाद हुआ कि भाई पेशवा मैं बनूंगा, पेशवा मैं बनूंगा। और इसी को लेकर रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सूरत में एक समझौता किया कि मुझे पेशवा बनाओ, आपको जो कहोगे वो दूंगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से सूरत की संधि के तहत अंग्रेजी सेना ने रघुनाथ राव के पक्ष में मराठों से मतलब पेशवा से युद्ध किया। और इसी कारण ये युद्ध हुआ, इसी कारण ये युद्ध हुआ। और जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ, ठीक है, एक तरफ कौन है भाई? एक तरफ पेशवा माधव राव के समर्थन वाली, पेशवा माधव नारायण राव के समर्थन वाली मराठा सेना है, और दूसरी तरफ रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए अंग्रेज उसकी तरफ से लड़ रहे हैं, ठीक है ना? ये युद्ध एक ही साल चला था कि बंगाल से गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने इस युद्ध को रुकवा दिया। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता था रघुनाथ राव का, ये वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो उस समय बंबई में थी, ठीक है। तो बंबई में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके साथ रघुनाथ राव का समझौता हुआ था। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उस समय वॉरेन हेस्टिंग, उसने इसे रुकवा दिया और एक समझौता और हुआ, और उस समझौते का नाम है पुरंदर की दूसरी संधि, सेकंड एग्रीमेंट ऑफ पुरंदर, पुरंदर की दूसरी संधि, ठीक है। और ये जो पुरंदर की दूसरी संधि है, ये जो पुरंदर की दूसरी संधि है, ये कब हुई थी? 1776 में हुई थी। और ये किसके किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी पेशवा, ठीक है। ये हुई थी उस समय के पेशवा कौन है? ये आपके माधव नारायण राव, ठीक है। कौन है भैया? माधव नारायण राव। तो उस समय के जो पेशवा है, क्या हो गया भाई? काम करो, बोलो भैया। आने सूरत समझौता जो है 1775 में हुआ था। 1782 में साल भाई की संधि हुई थी, वो बता रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बोर्ड में इशू आ रहा है, काम नहीं कर रहा है ना? हाँ, काम तो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए पुरंदर की संधि 1776, ठीक है। पुरंदर की संधि 1776 में हुई, ठीक है। इसमें कौन कौन था? तो इसमें सच इसमें कौन कौन था? इसमें एक तरफ है माधव नारायण राव। कौन है भैया? माधव नारायण राव। माधव नारायण राव कौन है? माधव नारायण राव पेशवा है। और दूसरी तरफ कौन है भैया? दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। दूसरी तरफ कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है। तो मतलब ये समझिए कि पहला समझौता सूरत की संधि जो हुई थी, सूरत की संधि में अंग्रेजों ने ये वादा किया था कि रघुनाथ राव की तरफ से लड़ेंगे। और फिर पुरंदर की दूसरी संधि जो 1776 में हुई, इसमें अंग्रेजों ने वादा किया कि रघुनाथ राव की तरफ से नहीं लड़ेंगे। लेकिन इसके बाद भी ये युद्ध जारी रहा। इस पुरंदर की संधि के बाद भी ये युद्ध जारी रहा और अंततः ये युद्ध जाकर साल भाई की संधि पर खत्म हुआ। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का पक्ष छोड़ दिया, मतलब अंग्रेजों ने मान लिया कि रघुनाथ राव की तरफ से नहीं लड़ेंगे, बहुत नुकसान हो रहा है, ठीक है ना? बहुत नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से जो साल भाई एग्रीमेंट हुआ, जो साल भाई एग्रीमेंट हुआ कब? 1782 में। इस समझौते से इस युद्ध का क्या हो गया? युद्ध का अंत हो गया, ठीक है। युद्ध क्या हो गया भैया? यहाँ पर समाप्त हो गया। तो युद्ध की समाप्ति किस समझौते से हुआ? साल भाई की संधि से, ठीक है ना? चलिए भैया, ठीक है भैया। तो साल भाई की संधि जो है, ठीक है, साल भाई की संधि 1782 में हुई और इसी से युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर चीजें धीरे-धीरे आगे चलती रही, चलती रही, चलती रही। और फिर क्या हुआ? फिर आगे चलकर 1803 में फिर दूसरा युद्ध शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण था बसीन की संधि, ठीक है। बसीन की संधि इसके पीछे कारण थी। क्या हुआ था बसीन की संधि में? बसीन की संधि मतलब बसीन एग्रीमेंट में ये हुआ था। ये जो बसीन एग्रीमेंट है, ये बसीन एग्रीमेंट किसके किसके बीच हुआ था? बसीन एग्रीमेंट हुआ था पेशवा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ध्यान से सुनिएगा साथियों, ये वो टाइम है जब मराठा साम्राज्य अलग-अलग राज्यों में बंट चुका था। कहीं पर होलकर, कहीं पर सिंधिया, कहीं पर गायकवाड़, अलग-अलग राज्यों में बंट चुका था। तो आप समझिए कि 1802 में बसीन की संधि हुई। 1802 में बसीन की संधि हुई और यह बसीन की संधि अंग्रेजों और पेशवा के बीच में हुई। और इस समझौते के तहत पेशवा ने क्या किया? पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर ली। पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर ली, जिसे अन्य मराठा सरदारों ने मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। अन्य जो मराठा सरदार थे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इस वजह से दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और अंततः इस युद्ध का अंत कैसे हुआ कि मराठों ने सहायक संधि स्वीकारी। मराठों को सहायक संधि स्वीकारनी पड़ी। मराठों को सहायक संधि स्वीकारनी पड़ी थी। मराठों को क्या करना पड़ा भैया? मराठों को सहायक संधि स्वीकारनी पड़ी थी, ठीक है। मराठों को क्या करना पड़ा था? मराठों को सहायक संधि स्वीकारनी पड़ी थी। मराठों ने सहायक संधि स्वीकारी, सहायक संधि स्वीकारी। मराठों ने सहायक संधि स्वीकारी, ठीक है। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है कि भैया मराठों ने सहायक संधि स्वीकार कर ली, ठीक है। ये 1802 में हुआ था समझौता, ठीक है। बाकी ये तो खैर याद करना ही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अच्छा भाई, अब तीसरा वाला क्यों हुआ? तो तीसरे वाले में ये था कि भाई अंग्रेजों की मराठों पर, ठीक है। यहाँ पे ये हुआ कि अंग्रेजों की मराठों पर प्रभुत्व की लालसा, मतलब अब मराठे बहुत कमजोर हो चुके थे, ठीक है। मराठे धीरे-धीरे बहुत कमजोर हो चुके थे। मराठे जो है धीरे-धीरे क्या हुए थे भैया? मराठे धीरे-धीरे बहुत कमजोर हो चुके थे और इतने कमजोर हो चुके थे कि अंग्रेजों ने सोचा कि मराठे हमारा क्या मुकाबला करेंगे। और इस तरह से मराठों ने सीधा-सीधा क्या करा? सीधे-सीधे अंग्रेजों ने मराठों पर हमला कर दिया, ठीक है भैया। अच्छा भैया, अब यहाँ पर 3 समझौते हुए, ठीक है। मतलब 3 समझौते हुए। अब यहाँ पर जो समझौते हुए मैं अगले पेज पर बता दे रहा हूँ और इसके साथ ही मराठा आपका समाप्त हो जाएगा। तो कौन-कौन से समझौते हुए ध्यान दीजिएगा? ग्वालियर की संधि, एक हुआ क्या? ग्वालियर की संधि। एक यहाँ पर हुआ क्या? ग्वालियर की संधि, ठीक है। ग्वालियर की संधि मतलब ग्वालियर एग्रीमेंट, ठीक है। ग्वालियर एग्रीमेंट हुआ यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्या हुआ भैया? दूसरा एक हुआ मंदसौर की संधि, ठीक है। मतलब मंदसौर एग्रीमेंट, ठीक। मंदसौर एग्रीमेंट ये 1817 में हुआ था, ये 1818 में हुआ। और एक और समझौता हुआ पूना की संधि, मतलब पूना एग्रीमेंट, ठीक है। पुणे एग्रीमेंट ये भी 1817 में हुआ था, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये वाला हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिंधिया, मंदसौर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस होलकर, ठीक है, होलकर। और ये पूना की संधि जो हुई थी ये किसके किसके बीच हुई? ये हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस पेशवा, ठीक है। तो इसको यहाँ से याद कर लेंगे, ठीक है। इसको एज इट इज याद कर लेंगे। तो इन तीनों समझौतों के परिणाम स्वरूप
मराठों और रघुजी भोसले के बीच में हुई थी, ठीक है भैया, वो 1803 में हुई थी। चलिए फिलहाल ठीक, तो इस तरह से ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। और जितने भी प्रमुख समझौते हुए हैं, संधियां हुई हैं, वो आगे हमने दी है। जैसे मराठों द्वारा की गई संधियां, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें सारी इंपॉर्टेंट संधियां आपको मिल जाएंगी। शुरू से अभी तक जितना भी मराठा पढ़ा है, जितने भी इंपॉर्टेंट संधियां हैं, सब यहाँ पर दे रखी हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं। मराठा राज्य और उसकी राजधानी, ये पहले भी आपको बताया है कि भैया मराठा राज्य 4 भागों में बटा हुआ, सॉरी 6 भागों में टोटल बटा हुआ था। होलकर, गायकवाड़, पेशवा, भोसले, छत्रपति और सिंधिया, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी राजधानियां थी। इसमें से कोई भी पेपर में पूछ सकता है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, इसको आपको याद करना है। और इसी के साथ ही यहाँ पर मराठा ये जो टॉपिक है, ये खत्म होता है, ठीक है भैया, बिल्कुल मराठा जो है ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। बाकी किसी को देवगांव की संधि याद करनी है तो बिल्कुल याद कर ले, 1803 में हुई थी, ठीक है। किसके किसके बीच भैया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रघुजी भोसले के बीच में, ठीक है। चला चलिए, तो फिर इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, और एक नया टॉपिक जो होगा उसका नाम होगा सिख धर्म और साम्राज्य। धन्यवाद, थैंक यू।